नमस्कार। फिर एक बार मेरे चैनल को ट्यून करने के लिए बहुत दिल से धन्यवाद। मेरा नाम है अक्षय कुलकर्णी और आज मैं महिला आरक्षण के बारे में बात करना चाहता हूँ। इससे पहले वाले पॉडकास्ट में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि इस विषय पर मुझे बात करनी है। जानता हूँ बहुत लेट हो चुका है और लेट हो चुका है इसलिए मैं बात करना चाहता हूँ महिला आरक्षण के बारे में या फिर ओवरऑल आरक्षण के बारे में। मेरे विचार आज मैं आपको क्यों बताना चाहता हूँ जानते हैं आप? अगर आज मैं इसको नहीं बताऊंगा तो आने वाले चुनावों में इसको सेलिब्रेट किया जाएगा कि किस तरह से हमने महिला रिजर्वेशन का बिल जो है उसको लेकर आए। लेकिन इसकी सच्चाई आपको पता चलनी चाहिए। मुझे लगता है कि अभी तक आपको उसकी सच्चाई पता नहीं चली है। थोड़ा पेशेंस रखिए और अंत तक आज का मेरा पॉडकास्ट सुनिए। महिला आरक्षण के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और अगर आपको आज का मेरा पॉडकास्ट अच्छा लगेगा तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलना। अब बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं। तो मुद्दा यह है कि आरक्षण का मतलब क्या होता है। आरक्षण का मतलब मेरे हिसाब से ये होता है, अगर ये गलत हो तो आप मुझे बता देना, किसी और को या फिर किसी वंचित को या फिर समाज के किसी ऐसे तबके को जिसको यूजुअली बेनिफिट नहीं मिलता, सर्टन बेनिफिट नहीं मिलता, इसलिए उसके क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ करके उसको कंपलसरी वहाँ पर मुबादला मिलना चाहिए, बेनिफिशियरी उसे होना चाहिए उस चीज़ का। इसके लिए हम एक व्यवस्था खड़ी करते हैं। उस व्यवस्था का नाम है आरक्षण। जब हम किसी बंदे को आरक्षण देते हैं, समाज के किसी तबके को आरक्षण देते हैं, तो आरक्षण देने का मतलब क्या हो गया? उसकी कंपटीशन जिसके साथ में है वो ये नहीं चाह रहा कि उसे आरक्षण मिले, लेकिन फिर भी उसे आरक्षण दिया जा रहा है क्योंकि समाज में ये देखा जाता है कि उसके ऊपर अन्याय हो रहा है। समाज अपने आप से उसे ऊपर नहीं ला रहा, समाज अपने आप से उसे ऊपर नहीं ला रहा, उसे अपने साथ में नहीं ला रहा। और इसलिए इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए उसका जो कॉम्पिटिटर है वो चाहता है या नहीं चाहता है, फिर भी उसको वहाँ पर लेकर आना, उसको वो फ़ायदा पहुँचाना, उसको उस चीज़ का लाभ मिले, इसके लिए सिस्टम को क्रिएट करना, इसी को हम आरक्षण बोलते हैं। अब आप थोड़ा आराम से सोचिए, जब भी आरक्षण को इंट्रोड्यूस किया जाता है, किसी भी प्रकार का आरक्षण हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ टाइप ऑफ रिजर्वेशन, जब आप आरक्षण की कंसेप्ट लेकर आते हो, जब आरक्षण को आप इम्प्लीमेंट करते हो, तो अपने आप समाज में जो दरी पैदा हो चुकी है, जिस दरी को मिटाने के लिए हम आरक्षण लेकर आ रहे हैं, वो दरी और ज़्यादा गहरी होती जाती है। वो जो दरी है वो और ज़्यादा चौड़ी होती जाती है। सवर्ण और दलितों के बीच में अगर हम लोगों को इक्वालिटी लानी है तो मुझे नहीं लगता कि वो आरक्षण से आएगी। आरक्षण से हम पर्टिकुलर वर्ग को समृद्ध बना सकते हैं, प्रॉस्पेरिटी में उनको लेकर जा सकते हैं, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज हम प्रोवाइड करा सकते हैं। लेकिन दिल में जो खटास है वो खटास आप कैसे मिटा पाओगे? अगर दलितों के बारे में सवर्णों के मन में खटास है, अगर सवर्णों के बारे में दलितों के मन में खटास है, तो वो खटास आरक्षण को लेकर आने से खत्म हो जाएगी क्या? नहीं हो जाएगी, बल्कि वो खटास और ज़्यादा बढ़ेगी। ये एक नॉर्मल साइंस है और ये अगर साइंस मेरे समझ में आ रहा है तो सिस्टम बनाने वाले जो लोग होते हैं उनके समझ में क्यों नहीं आता? ये अगर मेरे समझ में आ रहा है तो ये आपके समझ में क्यों नहीं आता? इसके बारे में सोच होना चाहिए, इसके बारे में सोच विचार होना चाहिए। अब ये महिला आरक्षण की बात हो रही है, आप मुझे बताइए, हमारे देश में बहुत ज़्यादा इस तरह की बात करी जाती है। कुछ महिलाएं सो कॉल्ड फेमिनिस्ट जो होते हैं कि हमें भगवान मत बनाइए, हमें देवी मत बनाइए, हम इंसान हैं, हमको इंसान होके जीने का दर्जा दे दीजिए। क्या आपको लगता है कि हमारे देश में ओवरऑल स्त्रियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है? जैसे यूरोप में और मिस्र में बहुत सालों तक उनको वहाँ पर मतदान का अधिकार नहीं था, उनको गाड़ी चलाने का अधिकार नहीं था। आप में से कितने लोगों को पता है कि अरब के बहुत सारे देशों में महिलाओं को गाड़ी चलाने का जो हक है वो हक नहीं मिलता, महिलाएं गाड़ी नहीं चलाती, गाड़ी चलाने का हक सिर्फ मर्दों को होता है। क्या उस टाइप की सिचुएशन भारत में है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे बचपन की बात बताना चाहता हूँ। मेरे बचपन में जब मोहल्ले में लोग डिस्कस कर रहे होते थे कुछ भी चीज़, तो कोई बंदा कहता था मंडळींना विचारायला पाहिजे,
वो क्लियर कट बता रहा है, मंडळींना विचारायला। इसका मतलब क्या है? मेरी जो बेटर हाफ है, मेरी जो मिसेस है, मेरी जो वाइफ है, मेरी जो पत्नी है, उसे मुझे पूछना पड़ेगा। उसके बाद मैं मेरा प्लान जो है वो आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको ये बता पाऊंगा कि मेरी सहमति है या नहीं। और जब भी सार्वजनिक रूप से महिलाओं का जिक्र होता था तो वो बहुत रिस्पेक्ट के साथ होता था। क्या कहा मैंने? मंडळींना विचारायला पाहिजे, बायकांना विचारून सांगतो। ॲक्च्युली मैं इसके ऊपर बहुत जोक्स क्रैक करता था। किती बायका आहेत, कितनी पत्नियां हैं, कितने लोगों को पूछना है, ऐसे मैं मजाक में कहता था। लेकिन देखिए, ऐसे नहीं कहते थे तब के लोग, माझ्या बायकोला विचारून सांगतो, मेरे पत्नी को पूछ के। वो रिस्पेक्ट देते थे, बायकांना विचारून सांगतो। ये हमारा कल्चर है। और अगर आप समाज में बहुत ज़्यादा अंदर जाकर देखोगे तो हमारे समाज में इस तरह की रचना है, जहाँ पर एक फैमिली में अगर पुरुष कर्तृत्ववान है तो वो डिसीजन मेकर होता है, लेकिन किसी फैमिली में, किसी कुटुंब में अगर स्त्री कर्तृत्ववान है तो स्त्री डिसीजन मेकर होती है। इट्स अ फैक्ट। मैं कह रहा हूँ ना आपको, आप समाज में जाकर देखिए। ऐसा नहीं है कि स्त्री है इसलिए उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है। अगर उसमें वो पोटेंशियल नहीं है तो उसको साइडलाइन किया जाएगा, चाहे वो मर्द हो या फिर स्त्री हो। ये एक यहाँ का रिवाज रहा है। आज भी आप गांव में जाकर देख सकते हैं। गांव में आपको बहुत सारे ऐसे घर मिल जाएंगे जहाँ पर जो हस्बैंड होता है, जो सो कॉल्ड घर का मुखिया होता है, उसकी कुछ भी नहीं चलती। वो घर चलाने का जिम्मा एक स्त्री का होता है, एक पत्नी का होता है, एक माँ का होता है, एक बहन का होता है। और इस समाज में आकर आप फेमिनिज्म का ढिंडोरा पीटते हो। इस समाज में आकर आप कहते हो कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। इस समाज में आकर आप कोई इक्का दुक्का घटना हम लोगों को बताकर ये बताने की कोशिश करते हो कि भारत देश में सदियों से स्त्रियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। कैसे मानूं मैं? वणकी ओबव्वा कौन थी? कित्तूर रानी चन्नम्मा कौन थी? लक्ष्मीबाई कौन थी? जिजाऊ कौन थी? ये यहाँ पे पैदा हुए हैं ना। और इतना पीछे मैं क्यों जाऊं? अब मेरे जनरेशन में ले लीजिए, प्रतिभा देवी पाटिल राष्ट्रपति बनी ना, इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी ना, निर्मला सीतारामन आज हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर है ना, सुषमा स्वराज हमारे देश में फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर थी ना। तो ये हमने देखा है हमारे आंखों से। तो हमको ये क्यों बता रहे हो कि हम स्त्रियों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं? कुछ नैरो माइंडेड लोग करते होंगे, इसका मतलब पूरे देश में ऐसा हो रहा है, ऐसा आपको किसने बताया? हमारे देश में स्त्रियों को जितनी आज़ादी है उतनी आज़ादी मर्दों को भी नहीं है। जितने छोटे कपड़े पहनकर स्त्रियां समाज में घूम सकती है, उतने ही छोटे कपड़े पहनकर एक मर्द घूमे तो उसके ऊपर पुलिस केस हो सकती है, उसको अरेस्ट भी किया जा सकता है। ये फैक्ट है। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे आप सही करिए। एंड आई एम प्राउड ऑफ इट कि हमारे देश में महिला आज़ाद है, हमारे देश में स्त्री आज़ाद है। उसके ऊपर कोई सप्रेशन, मान लीजिए किसी घर में एक स्त्री के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मान लीजिए वो जब न्याय मांगने जाती है तो तब भी उसके ऊपर अगर अत्याचार हो रहा है तो आप कह सकते हैं कि हमारे समाज में ना ये घटिया सोच है, स्त्रियों को हम निचले दर्जे से देखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर किसी स्त्री के ऊपर अत्याचार हो रहा है और अगर वो आवाज़ उठाती है तो सिर्फ न्याय व्यवस्था, सिर्फ समाज नहीं, उसके अड़ोस पड़ोस के लोग भी उसके साथ खड़े हो जाते हैं। उसको न्याय मिले इसके लिए प्रयास होता है। हमारे देश में कितने सारे सिंगल पेरेंट है, माएँ जो बच्चों की परवरिश भी करती है, काम धंधा भी करती है, बच्चों को बड़ा भी करती है और अपने प्रोफेशन में भी वो बहुत आगे बढ़ जाती है। कितने सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको कोट कर सकता हूँ। और इस तरह के एक देश में रहते हुए जब इस तरह की आप रिजर्वेशन की बात करते हो, फेक फेमिनिज्म की बात करते हो, तो मुझे शक होने लगता है। और ये शक क्या है जानते हो आप? ये वही है डिवाइड एंड रूल का। अब हिंदुओं की क्षमता कम करनी है, कैसे करेंगे? सनातन की क्षमता को घटाना है, कैसे घटाएंगे? पहले तो दलित और सवर्ण कर दो, फिर उसके बाद सवर्ण और सवर्ण कर दो, फिर उसके बाद महिला और पुरुष कर दो, फिर उसके बाद महिला पुरुष और LGBTQ कर दो। ये तो आंखों को दिखाई दे रहा है ना। जो आपका एक्ट है वो एट्रोसिटी एक्ट, एट्रोसिटी एक्ट को सही से इम्प्लीमेंट करने के लिए उसमें और कुछ संशोधन की जरूरत थी, लेकिन मोदी जी ने तो उसको और ज़्यादा कठोर कर दिया। इस एट्रोसिटी की वजह से क्या कुछ होते हैं उसके प्रमाण हमारे मित्र सचिन पाटिल जी अक्सर उनके YouTube के चैनल के ऊपर देते रहते हैं।
मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा एक बार आप उनके यूट्यूब चैनल को विजिट करें और उनके कुछ वीडियोस हैं जो एट्रोसिटीज़ के ऊपर उन्होंने बनाए हैं, कुछ इंटरव्यूज़ उन्होंने किए हुए हैं, उसके बारे में आप थोड़ा स्टडी करें। लेकिन ये हमारे सरकार ने नहीं किया। हमारे सरकार ने और ज़्यादा झगड़ा जो है उसको झगड़ा लगाने का काम किया। LGBTQ एक्ट, क्या ज़रूरत थी? कभी हमारे समाज में आपने देखा है कि इस तरह से? देखिए, मैं मानता हूँ उन लोगों को भी फीलिंग्स होती है, उन लोगों को भी भावनाएं होती है। इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज़ को आप ब्लैक एंड वाइट कर दो। कुछ चीज़ें हमारे जानने से परे होती है, उन चीज़ों को वैसे ही छोड़ देना चाहिए। कुछ चीज़ें हमारे कल्चर के साथ आती है, उन चीज़ों को वैसे ही छोड़ देना चाहिए। और सच में अगर किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो उस अत्याचार का निवारण करना, इसका मतलब कानून बनाना नहीं होता। दिलों में जो खटास है उस खटास को मिटाना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या काम कर सकते हो वो देखिए, लेकिन वो काम नहीं हो रहा। वो विवाद नहीं थमा था, आप ये महिला आरक्षण का लेके आए। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपका जो राइट हैंड है उसे आप दिल के ऊपर रखिए, अभी रखिए, आंखें बंद करिए और मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ये महिला आरक्षण बिल क्या है? जो लोग महिला आरक्षण बिल की वकालत कर रहे हैं, जो लोग चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं कि मोदी जी ने कितना अच्छा काम किया, उन लोगों से मेरा सवाल है, क्या आप इस महिला आरक्षण बिल के बारे में जानते हो? ये एग्जैक्टली क्या काम करेगा, इसके बारे में आपने कभी सोचा है? इस बिल में एग्जैक्टली क्या लिखा है, ये कभी आपने पढ़ने की कोशिश करी है? मैं आपको बताता हूं 90% से ज्यादा ऐसे लोग होंगे जिनको इस बिल के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। ये बस व्हाट्सएप का स्टेटस रखेंगे कि मोदी जी ने और एक मास्टर स्ट्रोक लगाया, लेकिन वो मास्टर स्ट्रोक क्या है ये आप लोगों को नहीं पता होगा, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन आप ये पता करने के बजाय खाली सपोर्ट करते हो, और ये मेरी तकलीफ है। मैं भी तो मोदी जी का सपोर्टर ही तो हूं ना, लेकिन मैं ऐसा ब्लाइंड बिलीवर नहीं हूं। वो जो हो रहा है उसे मैं आंखें खोल के देख रहा हूं, और उसके बाद अगर मुझे वो सही लग रहा है तो मैं उसे सपोर्ट कर रहा हूं। अभी ये जो महिला आरक्षण का बिल है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। 100% श्योर हूं मैं कि आपको इसके बारे में पता नहीं होगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं इस कानून के आने से क्या होगा। तो हमारा जो पॉलिटिक्स है, इसमें 33% लेडीज को कंपलसरी रिजर्वेशन मिल जाएगा। इसका मतलब लोकसभा में 500 प्लस हमारे जो एमपीज होते हैं उसमें, और राज्यसभा में जितने हमारे एमपीज होती है उसमें 33% ये जो नंबर है ना, ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। वहाँ पर उस महिला की एलिजिबिलिटी है या नहीं ये नहीं देखा जाएगा। उसको प्रमोट करना है तो प्रमोट करना है। इन महिलाओं को कहाँ से लाना है इसके बारे में हम नहीं सोचेंगे। इनको लाना है तो लाना है। वो पॉलिटिक्स में आज मौजूद है या नहीं वो हम नहीं देखेंगे, लेकिन हमारे अपर हाउस में और हमारे लोअर हाउस में 33% वुमेन होना चाहिए। ये इस कानून का मतलब है, ये इस वुमेन रिजर्वेशन का मतलब है। और ये किस बेसिस पर दिया जाएगा? जो लोकसभा में जो बांटा जाएगा ये रिजर्वेशन, यानी कि अभी चिक्कोड़ी जो है वो लोकसभा क्षेत्र है, बेलगाम जो है वो एक लोकसभा क्षेत्र है। आज चिक्कोड़ी में हमारे अन्ना साहेब ज्वेले जी जो है वो एमपी है। हमारे बेलगाम में मंगला आंगड़ी जी जो है वो एमपी है। मंगला आंगड़ी जी लेडीज हो गई, ठीक है। अन्ना साहेब ज्वेले जी जेंट्स हो गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई आरक्षण नहीं था जेंडर की बेसिस पर। लेकिन फ्यूचर में क्या होगा, डिसाइड होगा कि यहाँ पर कौन लेडीज होगा या जेंट्स होगा, ये यहाँ पर डिसाइड किया जाएगा। और ये कैसे डिसाइड किया जाएगा? लॉटरी सिस्टम से डिसाइड किया जाएगा, और ये हर इलेक्शन में बदला जाएगा। यानी कि मान लीजिए चिक्कोड़ी लोकसभा मतदार संघ जो है वो इस बार लेडीज के लिए आरक्षित है, तो गारंटी नहीं है कि वो नेक्स्ट टाइम लेडीज के लिए आरक्षित रहे। वो फिर जेंट्स हो सकता है, फिर लेडीज हो सकता है, फिर जेंट्स हो सकता है, फिर लेडीज हो सकता है। इस तरह से रोटेशन में ये घूमते रहेगा, और ये 15 सालों तक चलते रहेगा। और उसके बाद ये सोचा जाएगा कि इसको किस तरह से बढ़ाना है, कितने देर के लिए बढ़ाना है। मतलब फिलहाल ये रिजर्वेशन 15 सालों के लिए रहेगा, लेकिन 15 साल के बाद फिर इसके बारे में सोचा जाएगा कि इसको बढ़ाना है तो कितना बढ़ाना है। 15 साल के लिए बढ़ाना है, 30 साल के लिए बढ़ाना है, एंड उसके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा। अब ये आप मुझे बताइए कि एक लोकसभा जीतना कितना मुश्किल काम होता है। 50 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक खर्च करना पड़ता है।
किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को अपना बनाना है तो वो जो कैंडिडेट होता है, जिसकी नज़र होती है टिकट के ऊपर, वो 5 साल तक मेहनत करता है। वहाँ पर वो समाज के साथ जुड़ने की कोशिश करता है, सामाजिक कार्यों में वो इंक्लूड होने की कोशिश करता है। इट्स अ प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आपने किसी भी बंदे को उठाकर पुलिस इंस्पेक्टर बना दिया या फिर कमिश्नर। वहाँ पे ऐसा नहीं होता। वहाँ पे ऊपर से ऑर्डर आती है तो आपको जाकर ज्वाइन करना होता है। पूरा सिस्टम होता है, उस सिस्टम को आपके हाथ में ले लो और उसको आप काम करना शुरू कर दो। लेकिन पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं है। पॉलिटिक्स में लोग आपको वोट डालेंगे। लोग आपको वोट कब डालेंगे? जब आपका और लोगों का रिश्ता होगा। अगर 5-5 साल में आप रिजर्वेशन बदलते रहोगे तो लोग, पॉलिटिशियंस जो है वो कितने कंफ्यूज हो जाएंगे। और अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? मान लीजिए किसी पॉलिटिशियन को चाहिए कि वो एमपी का चुनाव लड़े, वो बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन वो महिला रिजर्वेशन हो गया तो वो क्या करेगा? वो अपने पत्नी को खड़ा करेगा, वो अपने बहन को खड़ा करेगा। इसमें बदलाव क्या आया? फिर वो नचाएगा। फिर उसकी सोच वो जो है इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेगा। वो जो लेडी है उसके थ्रू, बहन हो, वाइफ हो, मदर हो, जो भी हो, फिर वहां पर आपको फ्रीडम कहाँ मिला? तो इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ एक ढकोसला है। यहां तक ये रिजर्वेशन के बारे में जो मैं सोच रहा था ये मैंने आपको बताया। ये मैं चाहूं तो 1 घंटा बात कर सकता हूं, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताना चाहता था। लेकिन अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां पर मेरे को ना हंसी आती है। अब यहां पर ये महिला आरक्षण आ गया, ठीक है, एक स्पेशल सत्र बुलाकर लोकसभा में इसको पारित कर दिया गया। अब आप मुझे बताइए 2024 के जो चुनाव आएंगे उन चुनावों में क्या 33% महिलाएं एमपी बन पाएंगी? अगर आपने अभी पास किया है तो इसका रिजल्ट कब दिखना चाहिए? चुनाव में दिखना चाहिए। कौन से चुनाव में दिखना चाहिए? इमीडिएट जो नेक्स्ट चुनाव आएगा उसमें दिखना चाहिए। अब इमीडिएट चुनाव कौन सा आ रहा है? 2024 का आ रहा है। तो 2024 के चुनाव में क्या आपको यह असर देखने को मिलेगा? क्या वहां पर 33% महिलाएं एमपी बनेगी? जवाब है नहीं। मैं आपको अंडरलाइन करके बता रहा हूं, जवाब है नहीं। ये इंप्लीमेंट होगा 2029 में, 29 में इंप्लीमेंट होगा। क्यों? क्योंकि डिलिमिटेशन नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि जनगणना नहीं हुई है। जनगणना 2021 में होनी थी, कोविड था इसलिए नहीं हो पाया। ठीक है, ऑल राइट। तो आप 2029 में बिल लेके आते ना महिला आरक्षण का। अगर आप इंप्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे हो तो बिल अभी क्यों लेके आए हो? ये मतलब इतना आपको मजाक बनाया जा रहा है और इस बात से मेरे को चिढ़ आती है। मैं आपको एग्जाम्पल देके बताना चाहता हूं। मान लीजिए एक स्कूल का डायरेक्टर आता है स्कूल में और वो ये डिसीजन देता है कि मैं स्कूल में बच्चों को ड्रेस बांटने वाला हूं, और बांटने के लिए वो ड्रेस लेके भी आता है। लेकिन पता है आपको वो ड्रेस कब बांटेगा? सबसे पहले गिनती होगी कि कितने स्टूडेंट्स हैं, उसके बाद लेडीज अलग हो गए, जेंट्स अलग हो गए, उसके बाद वो ड्रेस बांटे जाएंगे। अब यहां पर कितने स्टूडेंट्स हैं ये पता नहीं है। दिखाने के लिए मैं कुछ ड्रेस लेके आया हूं और बता रहा हूं कि ये ड्रेस मैं आप लोगों में बांटने का मैंने फैसला कर दिया है। कब बांटूंगा? 10 साल बाद, 5 साल बाद। अगर 10 और 5 साल बाद मैं इसे बांटना चाहता हूं तो बस डिक्लेयर करता और छोड़ देता ना। लेकिन ड्रेस भी लेके आया हूं हाथ में और वो मैं आपको दिखा रहा हूं। आप खुश होए जा रहे हो। आपको बहुत खुशी हो रही है कि ड्रेस मिलेंगे, हमको यूनिफॉर्म मिलेगा, फ्री में यूनिफॉर्म मिलेगा, स्कूल का डायरेक्टर हमको यूनिफॉर्म देगा। आप खुश होते जा रहे हो। जो स्टूडेंट्स है उनकी गिनती करना, वो कितने हैं ये देखना, ये अलग अलग चीजों में काम आता है। उसमें से एक है ड्रेस बांटने के लिए। जो गिनती का काम है ना वो होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हुआ है। 2021 से नहीं हुआ है, 2023 चल रहा है अभी। वो क्यों नहीं हुआ इसके ऊपर कोई सवाल खड़े नहीं कर रहा, बस यही पूछ रहा है कि ये महिला आरक्षण आया तो हमको खुशी हो गई, महिला आरक्षण आया तो खुशी हो गई, इंप्लीमेंट कब होगा वो भी तो आप देखिए। और एक एग्जांपल देखिए मैं आपको बताऊंगा और यहाँ पे खत्म करूंगा मैं, 20 मिनट होने को है अभी। मान लीजिए आपने घर बांध लिया, ठीक है, नया घर है, उस घर में आप बहुत खुश है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उस घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। आप पहले इलेक्ट्रिसिटी लोगे या पहले टीवी लोगे? अभी यहां पर क्या हुआ है पता है? अभी आपने टीवी ले लिया है और आपको बहुत खुशी हो रही है कि हमने टीवी ले लिया, हमने टीवी ले लिया। अगर इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन नहीं है तो टीवी कहां पर लगवाओगे आप? इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग चीजों में काम आती है। वो फ्रिज के लिए भी चाहिए, मिक्सर के लिए भी चाहिए, इस्त्री के लिए भी चाहिए और टीवी देखने के लिए भी चाहिए। अभी आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन ही नहीं है, आप टीवी लेकर आए
और टीवी लेकर आया तो आया, उसका सेलिब्रेशन कर रहे हो, हमने टीवी लिया, हमने टीवी लिया। किस काम का है वो टीवी? जब तक आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी, टीवी कोई काम का नहीं है। और इसलिए ये आप लोगों को आंखें खोलकर सोचना पड़ेगा। इससे ज़्यादा बिटर वर्ड्स में मैं बता तो सकता हूँ, लेकिन मैं बताना नहीं चाहता यार। मैं क्यों मेरा मुंह कड़वा करूँ? और मेरे में वो पेशेंस अब नहीं बचे हैं। देखिए भाई, मुझे जो समझ में आया है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको समझना है तो आप समझ जाइए, अगर आपको नहीं समझना है तो इग्नोर कर दीजिए, नो मैटर। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरी जो बात है उसमें पॉइंट है, तो आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। उससे पहले एक अपील मैं मोदी जी से करना चाहता हूँ। मोदी जी, बीजेपी और आरएसएस, इन लोगों को महिलाओं के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न है, ये मैं जान चुका हूँ। और इसलिए मैं हाथ जोड़कर मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो तुरंत रेजिग्नेशन दे दे और किसी महिला को जो है देश का प्रधानमंत्री बनाए। अगर बीजेपी सच में चाहती है महिलाओं का भला करे, तो जो अभी फिलहाल उनकी जो गवर्नमेंट है उसमें 33% महिलाओं को मंत्री बनाए। इसके लिए किसी कानून की ज़रूरत नहीं है। जैसे निर्मला सीतारामन को आपने फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, किसी लेडी एमपी को आप फॉरेन मिनिस्टर बनाइए, सुरक्षा मंत्री बनाइए, होम मिनिस्टर बनाइए, और इन पदों पर जितने भी मर्द है, जितने भी जेंट्स हैं, इनको हटा दीजिए। समाज को दिखाना चाहते हैं ना आप कि इक्वालिटी आनी चाहिए। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम, बिल्कुल, तो आपके घर से आप शुरुआत करिए। ये मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आप लोगों को मतलब मोदी जी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर मैं रुकूंगा, फिर आऊँगा मैं आपसे मुलाकात करने के लिए। तब तक ख्याल रखिए खुद का, उनका भी ख्याल रखिए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। लव यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम एंड नमस्कार।